इसी के साथ अब मैं हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो पेशे से वकील व पूर्व दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में सीमापुरी से विधायक हैं एवं मिशन जय भीम के प्रणेता हैं। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर प्लीज। सभी मंच पे बैठे हुए और नीचे बैठे हुए अतिथियों सभी को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमः बुधाए। सबसे पहले तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सभी बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। एक्चुअली इस तरह के इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की जरूरत तो है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। गांव में लेके कौन जाएगा? बाबा साहेब ने जिस डेमोक्रेसी की कल्पना की थी, वो डेमोक्रेसी सफल क्यों नहीं हुई? उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि बहुत बड़ा पार्ट जो वो फंडामेंटल राइट में रखना चाहते थे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया। और आज तक भी उसमें से वो पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ही है। राइट टू एजुकेशन नाम मात्र को बना दिया, राइट टू वर्क भी नाम मात्र को बना दिया, लेकिन वो सच अभी साबित नहीं हुआ। उसको सच करना है। सच तो यह है कि सभागार में बैठे हुए सारे लोग, जो सभागार से बाहर हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इस सभागार के अंदर है, अगर वो भी ये कह दें हम 100 में से 100% इस मिशन मूवमेंट के साथ है तो हम आपको हुक्मरान बना देंगे। लेकिन 100% होंगे इस बात पे संदेह है। ये धोखा आखिर हुआ तो कहां हुआ? 1923 सितंबर 1917 से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा शुरू होती है, संकल्प भूमि बड़ोदरा से। और फिर वो साउथ बोरो कमीशन, साइमन कमीशन से होती हुई, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से होती हुई अल्टीमेटली कम्युनल अवार्ड घोषित हो जाता है। गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं और गांधी जी की जान को बचाने के लिए और दलित आदिवासी का नरसंहार ना हो, उसको बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 24 सितंबर 1932 को पुनः प्रकट तो करना पड़ा। लेकिन उनका मन बहुत दुखी था। वो दुखी क्यों था? वो मन इसीलिए दुखी था कि वो ये जानते थे कि जिस तरह की प्रजातंत्र का मैं सपना देख रहा हूं सच साबित नहीं होगा। जिस तरह के समाज के प्रतिनिधित्व की मैं बात सोच रहा हूं, इस पूना पैक्ट से वो चमचे पैदा होंगे। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मन इसीलिए दुखी था। उन्हें उसी वक्त पता था कि इस पूना पैक्ट से जो SC ST के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग संसद और विधानसभाओं में जाएंगे, वो समाज के सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे, वो अपने अपनी पार्टियों के गुलाम बन जाएंगे। और यही हुआ। ऐसी कोई देश की कैबिनेट नहीं है किसी भी राज्य की या केंद्र सरकार की जिसके अंदर हमारे प्रतिनिधि ना हो। एक ना एक मंत्री हर कैबिनेट में होता है। संसद और विधानसभाओं में अनेकों सांसद और विधायक होते हैं, लेकिन उन्हीं की उपस्थिति में
हमारे ही समाज के खिलाफ प्रस्ताव रखे जाते हैं और उनकी सहमति से वो प्रस्ताव, हमारे समाज की गर्दन को काटने वाले प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं। हमारे प्रतिनिधि उसका विरोध भी नहीं कर पाते। विरोध तो दूर की बात है, वो उसमें सहमति भी दे देते हैं। तो ये जो हुआ, ये पूना पैक्ट की वजह से हुआ। कभी तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि हजारों साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रही, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश रही, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश रही, इसलिए हम इतने लंबे समय तक गुलाम रहे। और ज्योतिबा फूले जी ने जो कहा, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हम गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये सब अविद्या की वजह से हुआ, यानी ज्ञान पर अधिकार न होने की वजह से ये सारा नुकसान हुआ। लेकिन मैं ज्यादा इस बात को सोचकर चिंतित हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमें देकर गए, ये इतने आसानी से नहीं मिला। इसको दिलवाने के संघर्ष में 5 में से उन्होंने अपने 4 बच्चे खो दिए। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को खो दिया। अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे जीवन में रोशनी देकर गए। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता बनाकर गए। हमारा एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनाने का रास्ता बनाकर गए। लेकिन हमने और आपने क्या किया? हम तो अपने परिवार तक सीमित हो गए। हमारे सांसद, विधायक, मंत्री समाज का प्रतिनिधित्व करने की बजाय अपने घर को मजबूत करने की तरफ लग गए। और वो जो सपना था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का, वो सपना सपना रह गया। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये इतने सारे पढ़े लिखे लोगों के बारे में क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने आगरा में 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये उन्होंने इसलिए कहा था, वो ये सोचते थे कि मैं अकेला अगर अपने समाज के हजारों साल की गुलामी को तोड़कर उनके आगे बढ़ने के रास्ते बना पाया, तो जो मेरे समाज के हजारों हजार बच्चे जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, तो मैं अकेला इतना सब कुछ कर गया, वो सारे मिलके जब करेंगे तो पूरा समाज कितने आगे निकल जाएगा। लेकिन अपने ही जीवन काल में उन्होंने देखा कि जो मैं सोच रहा था उसका उलट हुआ। मेरे तैयार किए हुए लोग तो अपने घर तक सीमित हो गए, अपने बच्चों तक सीमित हो गए। इसीलिए दुखी मन से उन्होंने ये बात 18 मार्च 1956 को आगरा में कही थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और उसका परिणाम आज आपके सामने है। आज सरकारी स्तर पर षड्यंत्र करके इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि आपको पता भी नहीं लगने दिया, और षड्यंत्र होकर वो सफल भी कर गए। 50 साल पहले उन्होंने षड्यंत्र शुरू किया। 50 साल पहले उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी ताकत इनके पास आ गई जो हजारों साल हमारे गुलाम रहे, जो हमारे घर के सामने से चप्पल पहनकर नहीं निकल सकते थे। हम अगर उनके घर पे चले जाएं तो एकदम खाट पे से खड़े हो जाते थे। आज वो जुल्म के खिलाफ बोलने लगे हैं, एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने लगे हैं। आज वो अफसर बन के हमारे बगल में बैठने लगे हैं, हमारे सर पे बैठने लगे हैं। ये ताकत आई तो आई कहां से? तो उन्हें पता लगा ये ताकत इनको पढ़ने लिखने से ज्ञान आया। ज्ञान से अच्छे बुरे का अंतर समझ आ गया। ज्ञान से इनको अपने अधिकार की समझ आ गई। नौकरी से घरों में थोड़ा पैसा आ गया, और जब ज्ञान और पैसा दोनों आ गया तो बोलने की ताकत आ गई। तो उन्होंने षड्यंत्र किया कि इस ताकत को छीन लो। लेकिन प्रजातंत्र में चुनने के लिए वोट चाहिए, और वोट इन्हीं के पास है। डायरेक्ट तो नहीं छीन सकते। लेकिन उन्होंने, वो तो लोग पहले से षड्यंत्रकारी रहे हैं, पहले से ही उन्होंने छल कपट से ही हमारा सब कुछ छीना। फिर से एक छल कपट कर दिया, क्योंकि हमने ये सर्वे करवाया था कि देश के अंदर जितने सीनियर जजेज हैं, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो रिजल्ट आया 98% वो लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं।
इसका मतलब सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन थी, तो उन्होंने सरकारी एजुकेशन को ही खत्म कर दिया। धीरे धीरे पहले प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए, एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए। और अभी जो आरटीआई से डाटा सामने आया, पिछले 15 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकारी बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खुल रहे हैं, और जो सरकारी हैं तो पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, पढ़ाई का वातावरण नहीं है। प्राइवेट में फीस इतनी ज्यादा है कि आप अगर मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल का फीस का चार्ट देखें, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाकी खर्चे जोड़ लें, तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 8 से 10 हजार रुपया चाहिए, और 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। SC ST में 99% की पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 के बीच है, 99% की। तो जिनकी पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 के बीच है, वो लोग अपने 2 बच्चों को पढ़ाने पे 15 से 20,000 रुपया खर्च नहीं कर सकते, वो तो मजबूरी में सरकारी में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पहले स्कूल एजुकेशन को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज किया, पहला हमला स्कूल एजुकेशन पे भी डाला। और उसके बाद प्राइवेट जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, हायर एजुकेशन है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी किया, उसको भी एक बार देख लीजिए, उसको कैसा कैटेगराइज किया है। प्रोफेशनल कोर्सेज में इंजीनियरिंग में जो सरकारी कॉलेज है, उसकी फीस 2.5 लाख रुपया 1 साल की है। हॉस्टल का खाने का खर्चा अलग है, किताबों का अलग है, बाकी सारे खर्चे जोड़ ले तो 1 साल का खर्चा लगभग 3.5 लाख। इंजीनियरिंग का खर्चा 4 साल की डिग्री करवाने के लिए 14 लाख रुपया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 1 साल की फीस 2.5 लाख, बाकी खर्चे जोड़ लिए जाए हॉस्टल वगैरह का खाने का लगा के तो लगभग 3.5 लाख। 5 साल का कोर्स है, लगभग 17.5 लाख। तो 17.5 लाख आप खुद सोच लीजिए, SC ST के 99.5% लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसका मतलब यह इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिसी बना के उन्होंने हमारे लोगों से दोबारा से पढ़ाई छीन ली। सरकारी नौकरियों में आ जाया करते थे तो उसको टोटल प्राइवेटाइज कर दिया, सब कुछ बेच दिया, नौकरी भी गई। 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट भी गया। अब बचा क्या? हमारे लोगों पे इतना पैसा नहीं कि व्यापार कर लें। और सरकारी नौकरी पूरे देश के राज्य और केंद्र सरकार की जोड़ लें तो लगभग 5 करोड़, जिसमें से 2.5 करोड़ हमेशा खाली रहती हैं, भरी नहीं जा रही। उस बची हुई 2.5 करोड़ में से SC ST का कितना हो गया? 22.5%, जो आधा ही भरा जाता है। तो लगभग 40 से 42 लाख नौकरी लग भी जाए, 50 लाख भी नौकरी पे लग जाए, SC ST की जनसंख्या 40 करोड़ से ऊपर है। अभी मैंने इसमें माइनॉरिटी की तो बातें नहीं कर रहा हूं, OBC की तो बातें नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं SC ST की बात कर रहा हूं। 40 करोड़ में से अगर 50 लाख की भी नौकरी लग जाए तो 41.5 करोड़ लोग क्या करेंगे? उनके पास तो ना खेत की जमीन है, ना व्यापार करने के लिए जेब में पैसा है, और एजुकेशन को महंगा करके एजुकेशन छीन ली। बचा क्या? ये सब हुआ क्यों? जब ये हो रहा था तो क्या हमारे सांसद, विधायक, मंत्री नहीं थे? क्या हमारे लोग ऑफिसर्स नहीं थे? सब थे, लेकिन घर तक सीमित रहे। जिस वक्त उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, नहीं लड़ी गई। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, अभी भी लड़ना बाकी है। लड़ना भी है और जीतना भी है, इसका मार्ग भी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तो पूरा मार्ग बता गए, मानव और कांसराम उस मार्ग पे चल के कैसे हासिल करना है वो बता गए। लेकिन हम इतने ढीठ बनकर बैठ गए कि हम अपने महापुरुषों का कहना मानेंगे ही नहीं। हम उनकी जय जयकार तो करेंगे, हम 14 अप्रैल तो मनाएंगे, हम करोड़ों रुपए रथ बना के निकालने पे लगाएंगे, लेकिन समाज को एकजुट करने पर हम लोग तैयार नहीं है। हमने हजारों संगठन बना लिए, सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां बना ली,
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप अपनी राजनीतिक पार्टी को खत्म करके एक बना लो, मैं ये भी नहीं कहूंगा आप अपने हजारों संगठन को खत्म करके मर्ज करके एक बना लो, क्योंकि वो आप करोगे नहीं। जो नहीं कर सकते उसे छोड़ देते हैं, पर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर मुद्दों पे तो एकजुटता लाई जा सकती है, उसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अरे हजारों संगठन तो उनके भी हैं जिनको हम स्वर्ण बोलते हैं, उनकी भी अनेकों पार्टियां हैं, उसके बाद भी वो सत्ता में हैं, उसके बाद भी देश के सारे संसाधनों पे उनका कब्जा है। मैं ब्राह्मण धर्म बोलता हूं क्योंकि बाबा साहब ब्राह्मण धर्म बोलते थे। मैं इसको सनातन धर्म, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये है ही ब्राह्मण धर्म। इसीलिए ब्राह्मण ने 4 वर्ण बना के सबसे ऊपर अपने आप को देवता की श्रेणी में रखा, और इसका प्रमाण तो पिछले दिनों मिला। अभी मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में एक ब्राह्मण महासभा हुई, उसमें उसके एक सबसे जो बड़े कोई गुरु थे महाराज, उन्होंने जो अपना भाषण दिया वही दैनिक भास्कर में छपा। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू धर्म है इसके बारे में, यानी हिंदू धर्म तो बेवकूफ बनाने के लिए ताकि ओबीसी सब एकजुट हो जाए इसलिए बोलते हैं, एक्चुअल में वो नहीं, एक्चुअल ब्राह्मण धर्म है। उसने कहा कि ब्राह्मण एक वृक्ष है, संध्या उपासना उसकी जड़ें हैं, चारों वर्ण उसकी शाखाएं हैं, और कर्मकांड उसके पत्ते हैं। फिर उस ब्राह्मण गुरु ने कहा इसलिए ब्राह्मण रूपी वृक्ष की रक्षा करो, वरना ये वेद पुराण और ये कर्मकांड जो उसकी शाखा और पत्ते बिखर जाएंगे। उसके शब्दों से तो कम से कम अब मान लो कि हां ये ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि वो तो अपने आप को वेद के भी ऊपर कह रहा है कि वृक्ष तो वो है, वेद तो उसकी शाखाएं है, कर्मकांड उसके पत्ते हैं। तो इन सारी चीजों का तोड़ निकालने के लिए जो मुझे समझ आया, हो सकता है आपको अभी जचे ना, क्योंकि जब जब कोई ऐतिहासिक बड़े कदम की बात हुई है तो उसको लोगों ने शुरू में विरोध किया, उस पर भरोसा नहीं किया, और कई बार तो उस पर हंस भी दिए लोग। सुकरात को भी जहर का प्याला दिया। तो मैं जो बोलने वाला हूं वो मैंने अभी बोलना शुरू किया बहुत सोच विचार के। हो सकता है आपको अभी जचेगा नहीं, आप यहां कहेंगे यार ये क्या बोल दिया, तो संभव नहीं है, लेकिन मुझे पता है संभव है। आप सरकार से जब 100 रुपए मांगते हो तब वो 10 रुपए देती है, अब मांगोगे 10 रुपए तो 10 पैसे ही मिलेंगे। तो हमने एक अब आवाज पूरे देश में पहुंचानी शुरू की है, वो असल डिमांड जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की थी, जो समाज को सच्चे प्रतिनिधि देने वाली थी, वो है हमें अपने पृथक निर्वाचन क्षेत्र को दोबारा से मांगना है। हमें वो डबल वोट का अधिकार, वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, और इसलिए चाहिए कि जो 1932 में धोखा हुआ, जिसको आज पूरा पूरा समाज भुगत रहा है, अब हम उस गलती को सुधारने वाले। एससी एसटी सांसद विधायक को केवल एससी एसटी के लोग चुने, ओबीसी वाले भी मांग ले इस डिमांड को, माइनॉरिटी वाले भी मांग ले, हम उनके साथ हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर रिसर्च करते हैं, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, साथ में वकील भी हूं, भारत में तो जितने भी क्रिश्चियन हैं 99% एससी एसटी से कन्वर्ट हुए हैं, जितने मुस्लिम हैं 90% एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्ट हुए हैं, जितने सिख हैं 70% एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन वो जहां भी गए वहां जाति को साथ लेकर गए, ब्राह्मणवाद वहां भी है। दर्द सबका एक है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का सबका दर्द एक है। अगर दर्द एक है तो दवाई भी एक होगी। हम लोग अलग अलग तरह की दवाइयां खा रहे हैं, इसीलिए ठीक नहीं हो रहे। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से दवाई लेता है, डॉक्टर सिम्पटम के हिसाब से उसको दवाई दे देता है। जब उसको आराम नहीं लगता दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर उसको डायग्नोज करने के लिए कई तरह के टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, सीटी स्कैन कराता है। वो टेस्ट इसलिए कराता है क्योंकि वो जान चुका है कि जो अंदाजा मैंने बीमारी का लगाया था, बीमारी वो नहीं है। उसके असल कारण को जानने के लिए वो जांचें कराता है। जांच से जब निकल के आता है और बीमारी का डॉक्टर को पता लग जाता है,
फिर उस बीमारी के हिसाब से इलाज करता है तो मरीज ठीक हो जाता है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम ठीक तो होना चाहते हैं लेकिन बीमारी को डायग्नोज किए बिना अंदाजे से दवाई खा रहे हैं। तो अंदाजे से दवाई खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे। मुझे भी बुखार है, आपको भी बुखार है, इनको भी बुखार है, सारे के सारे पैरासीटामोल खा रहे हैं तो ठीक कैसे होंगे? अगर बीमारी का कारण कोई इंफेक्शन है और इंफेक्शन गंदे पानी को पीने से हो रहा है और हम पानी उबाल के पीने की बजाय या आरओ का पीने की बजाय उसी गंदे पानी को पी रहे हैं, साथ में दवाई भी खा रहे हैं, तो क्या इलाज हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हमारा इलाज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम इलाज करना नहीं चाह रहे, हम उसकी सही दवाई नहीं ले रहे हैं। तो अब सही दवाई लेने का समय आ गया है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। क्योंकि जब तक हमारे प्रतिनिधि के हमारे द्वारा चुने हुए नहीं होंगे, जब तक उन्हें SC ST को चुनने के लिए सब लोग इकट्ठे वोट डालेंगे, जब वो सबकी वोट से चुन के जाएगा तो केवल हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा, फिर वो केवल हमारे लिए नहीं लड़ेगा। उसे डर होना चाहिए, अगर मैं समाज की आवाज नहीं बना, अगर संसद में, विधानसभाओं में मैं अपने समाज के दुख दर्द को नहीं उठाया, अगर मैं समाज के मुद्दों पर नहीं लड़ा, तो अगली बार मेरा समाज मुझे हरा देगा। तो उसे वो डर ही नहीं है। ये डर कब होगा? ये डर तब होगा जब उसको चुनने का अधिकार हमें होगा। तो ये डिमांड अभी आपको अटपटी लग सकती है और आपको ये भी लग सकती है प्रैक्टिकेबल नहीं है, लेकिन वो सब जो पहले हुआ, जो बाबा साहब ने कर दिखाया, उस वक्त भी किसी ने सोचा नहीं था कि वो प्रैक्टिकेबल और हो पाएगा, लेकिन वो हुआ। हम लोग जीत सकते हैं, हम जीतने की क्षमताएं हमारे अंदर हैं। हम लोग अपनी गलतियों को सुधार लें, एकजुट हो जाएं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। चूंकि ये लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। और इस विचारधारा में दोनों में से कोई एक रास्ता चुनना है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कोई और दूसरी पार्टी हो। विचारधारा दो में से एक चुननी है, या तो ब्राह्मणवाद या अंबेडकरवाद। ब्राह्मणवाद विषमता पर आधारित है, ऊंची नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, छोटे बड़े पर आधारित है, उसमें न्याय की भावना नहीं है। अंबेडकरवाद समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित है। अब आपको तय करना कौन सी चुननी है। जब हमारे नेता दोनों में पैर रख लेते हैं तो दोनों में पैर रखने की वजह से डूब ही रहे हैं। एक तरफ हो जाइए, या तो इधर या इधर। तय करने का समय आ गया है। जाति की जनगणना 2011 में भी हुई थी, और जो भी पीछे राहुल गांधी जी 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे इस कमरे के अंदर कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, वो उनसे जर्नलिस्ट से पूछ रहे थे ना, और वो कह रहे थे कि हम न्याय देंगे, हम जाति की जनगणना कराएंगे, पैसा में हिस्सा कितना मिला, प्रॉपर्टी में, एसेट्स में कितना मिला। तो भैया हृदय परिवर्तन अचानक हो गया क्या? समझ, दिमाग से चलना, भावना में ज्यादा चलते हैं हमारे लोग। ये हृदय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। उनको भी समझ आ गया कि ये लड़ाई विचारधारा की है। अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद में से एक को चुनना है। ब्राह्मणवाद बीजेपी के साथ है, अंबेडकरवाद से तो कुछ मिल सकता है, लेकिन हम लोग बहुत भोले हैं, किसी के शब्दों पे बह के वोट दे देते हैं। अपनी ताकत पहचानो, उसी बहुजन समाज का निर्माण करो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे, जिसे मान्यवर कांसीराम साहब चाहते थे। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों, वोट बैंक बनना बंद करो। हमें किसी का वोट बैंक नहीं बनना है, अपनी ताकत बनानी है। अपनी ताकत बनेगी तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर पहले बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो जो कुछ देश का बिका फिर से राष्ट्रीयकरण हो सकता है। सब कुछ वापस हो सकता है। जो छीन गया हमारा वो भी वापस आ सकता है, लेकिन क्या वापस लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप खुद मन से तैयार नहीं है फिर नहीं मिलेगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हारे हुए लोग कभी नहीं कुछ पा सकते। जीतने की इच्छा बनाओ, समाज को एकजुट करो। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों एकजुट हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए गुलामी और पाने के लिए पूरे देश की सत्ता। अब आपको तय करना, आपको पूरे देश की सत्ता चाहिए या गुलामी चाहिए। तो जो बाबा साहेब का जिस तरह की डेमोक्रेसी का सपना था, उसमें आर्टिकल 37 और 38 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
जो कहता है देश के प्राकृतिक संसाधनों में सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन सरकारों ने नहीं दिया। जो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस फॉर ऑल, फॉर इक्वल, वो मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो वो जो सपना था जिस डेमोक्रेसी का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, वो सपना टूट गया। लेकिन हम सब मिलकर उस सपने को साकार कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा अगर इस सभागार में बैठे हुए लोग, केवल पूरे देश की बात नहीं करो, यहीं बैठे लोग अगर तय कर लें कि हम आपके साथ हैं, एकजुट होकर, निश्चित तौर पर हुक्मरान बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।